हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ सीटैट पेपर 1 की मैराथन सेशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसके अंदर आप लोगों से सीटैट के पेपर 1 में जो मैथ्स आपकी पूछी जाती है उसमें जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वे सभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। साथ ही साथ इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चन आए वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पे सीटैट पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स की एक कंप्लीट एक मैराथन या फिर एक रिवीजन सेशन चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कई सारे मार्क्स जो हैं ये सिक्योर हो जाएंगे। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे प्यूपिल टीचर एप्लीकेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट यहाँ पे पिन के फॉर्म में मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक दी गई है। अब देखिए सबसे पहले जो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे पेपर 1, अब देखिए पेपर 2 की अलग से मैराथन है। अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो मैराथन देख सकते हैं जो कि सीटैट मैराथन करके जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगी। अब अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो आपको नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, आपको डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता नियम जो कि अभी हम देखेंगे, साथ ही साथ प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फ्रैक्शन से यानी कि भिन्न से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और भी ऐसे इंपॉर्टेंट कई टॉपिक है जो कि हम कवर करेंगे। तो देखिए अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो नंबर सिस्टम में कई सारे आपके जो टर्म्स है इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। और देखिए ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को मैं बेसिक से यहाँ पे चीज़ें सिखा रही हूँ और ये मैं मान के चल रही हूँ कि यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो एक ट्रस्ट के साथ इस वीडियो को देखेंगे ताकि उनकी ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एक एक करके इन टर्म्स को आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगूँ और बिल्कुल आसान भाषा में देखूँ तो देखिए इस टर्म का नाम क्या है, ये है आपका प्राकृतिक संख्या यानी कि जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं। अगर आप किसी भी छोटे बच्चे से या फिर मैं रैंडमली आपसे बोलूँ कि चलो आप काउंटिंग सुनाओ तो आप कहाँ से काउंटिंग सुनाएंगे? तो हम लोग जनरली काउंटिंग सुनाते हैं 1 2 3, हम कभी भी बच्चे को ये नहीं पढ़ाते 0 1 2 3। तो देखिए प्राकृतिक संख्या याद करने का तरीका क्या है, जो आपके नेचर में जो काउंटिंग है हम कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं और ये चलते चलते आपकी कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। तो ऐसे संख्याओं को हम क्या कहेंगे, ऐसे संख्याओं को हम यहाँ पे प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरा होता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, जो आपके प्राकृतिक संख्या आपने देखी, जो आपने नेचुरल नंबर देखा जो कि 1 से शुरू होकर अनंत यानी कि इन्फिनिटी तक जा रहा था, बस इसमें आप क्या करिए, इसमें आप एक 0 एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा, होल नंबर। आपके पेपर में बनने वाला एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या यानी कि सबसे छोटी जो होल नंबर है, सबसे छोटी जो नेचुरल नंबर है सॉरी, उसको आप सबसे छोटे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर के साथ जोड़ के बताइए। तो सबसे छोटा होल नंबर यहाँ पे नेचुरल नंबर कितना है, वो है आपका 1 और होल नंबर क्या है, वो है आपका 0। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 1 आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो अगला यहाँ पे इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, अगर मैं देखूँ तो ये जो होल नंबर है कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं। तो देखिए इसमें अगर आप होल नंबर जितने भी हैं इसे इस तरीके से आप लिख दीजिए, इसके साथ अगर हम नेगेटिव नंबर भी जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका इंटीजर बन जाएगा। इसके अलावा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो होती है जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिए, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया। अब आप इन नंबर्स में देखोगे कि ये नंबर या तो सिर्फ अपने टेबल से जाएंगे या तो सिर्फ एक के टेबल से जाएंगे। तो ऐसे संख्या जो कि अपने टेबल से और एक की टेबल से जाए वो क्या होंगी, वो होंगी आपकी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन के आता है, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे और कहेंगे कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं। तो प्राइम नंबर के, हर प्राइम नंबर के केवल सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, यानी कि एक तो वो खुद, एक। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि सिंगल डिजिट वाले कितने प्राइम नंबर हैं। तो देखिए सिंगल डिजिट वाले प्राइम नंबर एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा यहाँ पे 4, तो 2 की टेबल में भी आता है। इसके अलावा हो जाएगा 5,
6 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, फिर हो जाएगा आपका 7। और उसके बाद 8 अगर देखें तो 8 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, खुद की टेबल में भी आता है। 9 जो है 3 की टेबल में आता है। तो यानी कि आपके सिंगल डिजिट वाले अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप आंसर देंगे यहाँ पे 4। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब प्राइम नंबर का उल्टा होता है यहाँ पे कंपोजिट नंबर यानी कि संयुक्त संख्या। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो कंपोजिट नंबर होते हैं, जैसे कि हो गया 8। अब 8 क्या है? 8 ये अपनी टेबल से भी जा रहा है, 1 की टेबल से भी जा रहा है, 2 की टेबल से भी जा रहा है, 4 की टेबल से भी जा रहा है, 8 की टेबल से भी जा रहा है। तो ऐसी संख्या जो 2 से ज़्यादा नंबर की टेबल में जाए वो आपके कंपोजिट नंबर होंगी। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक जो है, बताइए कि एक जो एक नंबर है ये प्राइम नंबर होगा, कंपोजिट होगा? तो एक जो होता है, 1 जो होता है, ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। ये कहीं पे आप नोट कर लीजिएगा कि एक जो है ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। और अगर मैं सम या विषम संख्या की बात करूं, इवन या ऑड की बात करूं, तो देखिए इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 के पहाड़े से जाएंगे, और जो आपके ऑड नंबर होते हैं जो 2 के पहाड़े से नहीं जाते। इसके अलावा ट्विन प्राइम यानी कि यहाँ पे अभाज्य युग्म संख्या पूछी जाती है। ये लास्ट ईयर 1-2 साल में काफ़ी रिपीट हुआ है। ये जो इवन प्राइम नंबर है ये क्या है? जैसे कि देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्या, जो कि क्या है? जो कि सिर्फ अपने टेबल से जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं 2 आपके ऐसे जोड़े लिख रही हूँ। अब ऐसे जोड़े, ऐसे आपके प्राइम नंबर के जोड़े जिनके बीच में 2 का अंतर होगा, ये कितने का डिफरेंस होगा? 2 का अगर डिफरेंस होगा तो वो आपके ट्विन प्राइम यानी कि ये कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे? आपके अभाज्य युग्म कहलाएंगे। इसके अलावा प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू से क्वेश्चन आता है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए ले रही हूँ। अब देखिए इस तरीके का आपका कोई भी एक नंबर दे देंगे जिसमें कहेंगे 9 का आप प्लेस वैल्यू भी निकालिए, फेस वैल्यू भी निकालिए, यानी कि स्थानीय मान और अंकित मान दोनों ज्ञात कीजिए। तो अगर जिस भी संख्या का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है उस संख्या को आप इस तरीके से उतार दीजिए, और इस संख्या के बाद जितने भी डिजिट हैं, जैसे 1 2 3 4 4 डिजिट है, तो 4 हम क्या लगा देंगे? 0। और ये जो 4 0 लगाने के बाद ये जो हमारे पास आया ये क्या है? हमारा स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। अगर मुझे 9 का ही अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू निकालना होता तो जिस भी नंबर का आपको फेस वैल्यू निकालना होता है वही आंसर होता है, यानी कि 9 का फेस वैल्यू 9 होगा, 7 का फेस वैल्यू 7 होगा, 3 का 3 होगा। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट आई होप यहाँ पे समझ में आए होंगे। अभी मैं आपके साथ फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगी, उसके बाद विभाज्यता के नियम को भी देखने वाले हैं। अब देखिए अगर मैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न की बात करूं तो देखिए यहाँ पर मैंने दे दी आपको एक रोटी, और इस रोटी को मैंने कहा कि आपको अपने और अपने दोस्त के बीच में इसे शेयर करना है। तो आप क्या करेंगे? आप इसे बीच में से इस तरीके से तोड़ देंगे, मतलब काट के इसमें से आधा भाग अपने दोस्त को दे देंगे, आधा भाग खुद खा लेंगे। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस रोटी के देखें तो टोटल कितने भाग हुए? 2 भाग हुए, और इन 2 भाग में से एक भाग आप अपने दोस्त को दोगे, एक भाग अपने आप के लिए रखोगे। तो यहाँ पर अपने दोस्त को कितना भाग दिया? 1/2, और अपने पास कितना रखा? 1/2। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया ये आ गया आपका 1/2। और इस तरीके से लिखने को हम क्या कहते हैं? इसको हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बोलते हैं। अब देखिए इसमें कई सारे टाइप है जो आपको पढ़ने हैं। जैसे कि आपके पेपर में आता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, यानी कि समतुल्य भिन्न क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने 2 उदाहरण ले रही हूँ समतुल्य भिन्न के लिए। एक मैंने सर्कल ले लिया जिसको बीच में से काटा, और एक सर्कल को मैंने 4 भाग में बना के इसमें से मैंने 2 भाग इस तरीके से काट लिए। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? इसके कितने भाग हुए? तो आप कहेंगे इसके 2 भाग हुए, और एक भाग आपने अपने दोस्त को दे दिया। इसके कितने भाग हुए? इसके 4 भाग हुए, और 4 में से आप 2 भाग दे रहे हैं। तो अगर मैं इसको भी काटूंगी तो ये भी कितना बन जाएगा? ये भी 1/2। तो देखिए ऐसे जितने भी फ्रैक्शन हैं जिनका आंसर आखिर में सेम आता है, इक्वल आता है, उनको हम क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न कहते हैं। अब अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूं, उचित भिन्न की बात करूं, तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं, देखिए ऊपर लिखा हुआ आपका न्यूमरेटर होता है, नीचे लिखा हुआ आपका डिनोमिनेटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और उचित भिन्न वो होता है जिसमें आपका डिनोमिनेटर जो हो बड़ा हो, बस इतना याद रख लीजिए। जैसे कि 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, ये आपके क्या होंगे? ये आपके उचित भिन्न होंगे। और अगर हम इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित भिन्न की बात करें तो इसका
उल्टा। इसमें क्या होगा, इसमें न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा और डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा। यानी कि इसको आप उल्टा कर सकते हैं, 2/1 हो गया, 5/3 हो गया, 7/2 हो गया, ये आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएंगे। अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन की बात करूं तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए हम यहाँ पे एक उदाहरण ले रहे हैं। जैसे मैंने अगर एक रोटी पूरी आपको दे दी, उसके बाद मैंने कहा कि आप दूसरी एक और रोटी भी मेरे लिए खा लीजिए, पर आपने कहा मुझे भूख नहीं है, मुझे बस आधी रोटी दे दो, तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे? आपने एक पूरा खाया और एक आधा खाया, तो इस तरीके से लिखने को हम क्या कहते हैं? जब हम इस तरीके से लिखते हैं 1/2, आपका ये क्या कहलाता है? ये आपका मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अब लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं और यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो ये देखते हैं। यूनिट फ्रैक्शन वो होते हैं जिसका न्यूमरेटर हमेशा आपका क्या हो? जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 हो, यानी कि ऊपर लिखी हुई संख्या क्या हो? 1 हो। और जो लाइक फ्रैक्शन है और अनलाइक फ्रैक्शन है वो क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसके नीचे लिखी हुई संख्या सेम हो। यानी कि लाइक फ्रैक्शन के लिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे 1/7 हो गया, 2/7 हो गया, या आपके क्या कहलाएंगे? ये आपके लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन वो जिसमें समान नहीं होते। तो इस तरीके से आपको ये सारे टर्म पता होने चाहिए जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपके साथ विभाज्यता के नियम भी डिस्कस करती हूँ, फिर हम यहाँ पे नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर प्लेस वैल्यू, फ्रैक्शन और डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन हम साथ में मिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। अब मैं आप सभी के साथ यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल को डिस्कस करने वाली हूँ, विभाज्यता के नियम को डिस्कस करने वाली हूँ, जिसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, डिविजिबिलिटी रूल जो आपको सीखना है वे 2 से लेकर आप 12 तक करें तो यहाँ पे आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम 2 की विभाज्यता का नियम अगर देखें, यानी कि 2 की जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो देखें, तो देखिए लास्ट डिजिट अगर किसी भी नंबर का, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो, तो वो पूरा का पूरा नंबर आपका 2 की टेबल से भाग जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर इस तरीके से यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर इस नंबर का लास्ट डिजिट जो है, इसका आखिरी का जो डिजिट है वो 0, 2, 4, 6 या 8 में से एक है, तो वो 2 की टेबल से डिविजिबल होगा। इसके अलावा अगर हम 3 की विभाज्यता का नियम देखें, तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके के नंबर जो हैं यहाँ पे दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं नंबर इस तरीके से ले लूँ और ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और कह रखा है कि ये जो बड़ा सा नंबर है ये आपका 3 की टेबल में डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो बस आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं को आपको क्या करना है, योग करके देखना है। और योग करने के बाद जो यहाँ पे आंसर आएगा, जो इनका आंसर आएगा योग करके, अगर वो नंबर 3 की टेबल से डिविजिबल होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर, यानी कि जो क्वेश्चन में दे रखा है वो भी आपका 3 की टेबल से डिविजिबल माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 का विभाज्यता का नियम क्या है? सम ऑफ डिजिट जो हो, जो कोई भी नंबर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, उसका अगर सम ऑफ डिजिट आप निकालें तो वो भी 3 की टेबल से भाग जाना चाहिए। और यहाँ पर सेम ऐसे ही आपका 9 का भी है कि 9 में भी यह है कि सम ऑफ डिजिट जो आपका तैयार हो वो 9 की टेबल से जाना चाहिए। तो यहाँ पर 3 का जो विभाज्यता का नियम है और 9 का विभाज्यता का नियम लगभग सेम है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल में क्या है कि सम ऑफ डिजिट 3 से आपका भाग होना चाहिए, और 9 में क्या है कि सम ऑफ डिजिट 9 से भाग होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम 4 की विभाज्यता का नियम देखें, तो देखिए कोई भी नंबर अगर आपको दे रखा हो, जैसे कि ये बड़ा सा आपको एक नंबर दे दिया, अब आपको अगर ये इतना बड़ा नंबर दे दिया तो आपको पूरे नंबर को यहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के 2 नंबर देखिए, लास्ट का 2 नंबर यहाँ पे कितना दिखा है? 24 दिखा है, यानी कि 24। अगर लास्ट के जो 2 नंबर हैं ये अगर आपके 4 के टेबल से जाते हैं तो ये पूरा नंबर भी जाएगा। तो इस तरीके से आपके पेपर में आपका टाइम सेव होता है जब आप प्रश्नों को हल करते हैं। और 5 की विभाज्यता का नियम तो सबको पता है कि लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। अब देखिए 5 की अगर आप टेबल भी पढ़ते हैं तो 5 की टेबल में इसी तरीके के आपके नंबर आते हैं कि लास्ट में या तो आपका 5 आता है या तो आपका 0 आता है, तो ऐसे नंबर आपके 5 की टेबल से डिविजिबल होंगे। और इसके अलावा अगर हम 6 की विभाज्यता का नियम देखें, तो देखिए 6 की विभाज्यता का अलग से कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई भी नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है वे आपका 6 की टेबल से डिविजिबल होगा।
अब देखिए अगर मैं 7 की डिविजिबिलिटी की बात करूं तो थोड़ा सा इसका रूल थोड़ा डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके पास ये नंबर दे रखा है, अगर आपके पास ये नंबर है और अगर आपको चेक करना है कि ये आपका 7 की टेबल से डिविजिबल होता है नहीं होता, तो लास्ट वाले नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, और ये जो 6 आया इसको आप माइनस कर दीजिए बाकी बचे हुए नंबर से। तो ऐसे आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा, जैसे कि 28 आया, 28 जो है वो अगर आपका 7 की टेबल से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से आपका 7 की डिविजिबिलिटी का रूल जो है ये तैयार किया गया है। अब देखिए अभी मैंने आपके सामने 4 की डिविजिबिलिटी का रूल यानी कि 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या बताया है कि लास्ट के 2 डिजिट आपका 4 की टेबल से जाना चाहिए। ऐसे ही 8 की डिविजिबिलिटी में क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 की टेबल में जाने चाहिए। 9 का भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट 9 से भाग होना चाहिए। इसके अलावा 10 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट का डिजिट आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 0। अब 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से बड़ा सा नंबर दे रखा है तो आपको इस तरीके से गैप में ये नंबर ले लेने हैं, इनको आपको जोड़ देना है और जोड़ कर आप कहेंगे कि ये कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3, 8 और 4 को आप जोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा दूसरा आप जोड़ा बनाएंगे 4, 3 और 3 का, 4, 3 और 3 का आपने ये जोड़ा बनाया। अब देखिए इनको आपको जोड़ के कोई ना कोई आंसर यहाँ पे मिलेगा। अब ये जो आंसर मिलेगा इनके बीच का गैप, अब देखिए इनके बीच का गैप अगर 0 हो तो आपका 11 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा या तो 11 या 22 या 33 इस तरीके का नंबर इनके बीच का गैप होना चाहिए जो कि 11 के टेबल से डिविजिबल होता है। इसके अलावा अगर हम 12 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो जो आपके नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होंगे वो आपके 12 से भी डिविजिबल होते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रश्नों को डिस्कस करती हूँ जो इन टॉपिक से आपके पूछे गए हैं। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोगों का लिया हुआ है जिसमें बोल रखा है कि सम ऑफ 2 इवन नंबर यानी कि 2 सम संख्याओं का और 2 विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है। यानी कि आपको अगर 2 यहाँ पे इवन नंबर दिए जाएं और 2 आपको ऑड नंबर दिए जाएं तो उनका योगफल क्या होता है, आपको ये ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर मैं इवन नंबर की बात करूँ, जो सम संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, जो कि 2 के पहाड़े में जाती हैं, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, यहाँ पे ये बोल रखा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम ऑड नंबर यानी कि जो आपकी विषम संख्याएं हैं इसकी बात करें तो ये हो जाते हैं आपके 1, 3, 5, 7, 9 ये वाले नंबर हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इस आपको क्या करना है, 2 इवन नंबर किसी भी 2 सम संख्याओं को और किसी भी 2 विषम संख्याओं को आप जोड़ के देख लीजिए। अगर मैं सम संख्या जैसे कि 2 और 4 को जोड़ती हूँ तो कितना आएगा, आपका 6 आएगा। इसके अलावा 2 विषम संख्या जैसे कि 1 और 3 को जोड़ा, ये कितना आया, 4 आया। अब देखिए इनके योग से, इनके सम से जो ये नंबर निकल के आया है ये कैसा नंबर है, ये एक आपका इवन नंबर है, यानी कि ये एक आपकी सम संख्या है। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी भी क्लियर हो जाती है कि अगर आप कभी भी 2 सम संख्याओं को या फिर 2 विषम संख्याओं को, यानी कि आप अगर कभी भी 2 इवन नंबर या 2 ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो हमेशा आपका इवन नंबर यानी कि सदैव जो आंसर आता है वह कैसा आता है, सम संख्या यहाँ पे आती है। आप किसी भी 2 ऑड नंबर या किसी भी 2 इवन नंबर को आप जोड़ के देख सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि निम्न में से कौन सी संख्या यहाँ पे 9 से विभाज्य होगी। तो देखिए 9 की विभाज्यता का नियम आपका क्या है कि सम ऑफ डिजिट जो हो वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका 9 की टेबल से जाना चाहिए। अब देखिए सम ऑफ डिजिट के लिए आप एक और तरीका अपना सकते हैं। आपको जैसे क्वेश्चन में ये नंबर दे रखे हैं इनमें आप 9 के जोड़े जो हैं बना दीजिए। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये 9 का जोड़ा बन जाएगा, 4 और 5 तो ये कट जाएंगे। इसके बाद 6, 7, 8, 9 तो ये भी आपका कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बच गया 3, तो 3 बचने की वजह से 3 जो है वो 9 की टेबल से तो जाएगा नहीं, इस वजह से ये आंसर आपका नहीं हो सकता। अब ऐसे ही अगर मैं जोड़ा यहाँ पे इस नंबर का बनाऊँ तो देखिए इस नंबर का अगर मैं यहाँ पे जोड़े बनाती हूँ तो इसके लिए पहले मैं ये नंबर यहाँ पे लिख देती हूँ। तो 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9, तो ये तो कट गया। इसके अलावा 5 में एक जोड़ा 6,
7 और 8 9, यानी कि ये 2 और ये 2 को मिला के ये पूरा का पूरा जोड़ा कितना बन रहा है 9। तो देखिए पूरा सम आपका ये तो आपका 9 से कट गया था और इनको मिला के ये भी 9 का जोड़ा बन गया, तो ये भी पूरा कट जाएगा। तो ये नंबर आपका 9 की टेबल से जाएगा। एक और बार इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक और नंबर आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। जैसे कि अगर मुझे इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा, 6 में हम कितना जोड़ेंगे, 6 7 8 9, तो ये आपके कट जाएंगे। फिर 6 में हम क्या करेंगे, 6 और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 5 को जोड़ते हैं तो आ जाएगा 11, और 11 में 1 जोड़ेंगे 13। तो देखिए ये आपका एक ऐसा पेयर है जिसमें यहाँ पे क्या होगा, इसमें आपके 9 से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, तो ये आपका जोड़ा नहीं हो सकता। इसके अलावा लास्ट आपको जो पेयर आपको दे रखा है इसमें क्या है कि 7 8 9, तो ये आपका कट जाएगा। इसके बाद 6 और 6 कितना होता है 12, तो देखिए ये आपका 9 से ज़्यादा बन गया, तो ये कटेगा नहीं पूरा का पूरा, तो ये नंबर भी नहीं जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे आ रहा था, यहाँ कितना 2 1 6 3 और 5। इस केस में आपने 2 और 3 को साथ में काट दिया, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 1 जोड़ा 7 8 9, तो ये जोड़े पूरे कट गए। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। अब देखिए मैं आपके साथ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ढूंढना है व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट इट इज़ डिविजिबल बाय दिस नंबर। यानी कि आपको बताना है कि वो सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो सकती है जो कि आपको इसमें से माइनस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि इस नंबर में से आप कितना माइनस करेंगे कि ये नंबर पूरा का पूरा आपका इस नंबर से भाग हो जाए। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा टफ करने की कोशिश की गई है, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी आपको क्या करना है, इस नंबर को इस नंबर से भाग कर देना है, जो शेष बचेगा वो आप माइनस कर दीजिएगा, और जो शेष बचेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसके अकॉर्डिंग हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिए 60078 जो है ये नंबर दे रखा है, और यहाँ पे कितना दे रखा है 245 आपको दे रखा है। तो 2 बार में कितना चला जाएगा, 2 बार में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 490, तो 490 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अगर आप इसे माइनस करेंगे तो माइनस करके यहाँ पे बचेगा 1 1 1, यानी कि यहाँ पे 110 और 7 आपने ऊपर से उतार लिया। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 4 बार में अब ये आगे जाएगा, तो देखिए 4 बार में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 980 आ जाएगा। अब 980 को अगर आप माइनस करते हैं इससे, तो आपके पास जो नंबर बचेगा वो आपका आएगा यहाँ पे 1200, कुछ इस तरीके से ये नंबर आप माइनस करके देख लीजिएगा, ये नंबर आ गया। अब इसे आप आगे अगर सॉल्व करेंगे तो आगे ये 5 बार में आ जाएगा आपका यहाँ पे 1225। अब आप इसे माइनस कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो देखिए ये जो 53 है ये एक एक्स्ट्रा नंबर है जिसकी वजह से पूरा भाग नहीं हो रहा। तो 53 जो है एक छोटे से छोटा नंबर है जिसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन को ही लैंग्वेज को थोड़ा सा आपका मोल्ड करके आपके सामने दे दिया जाता है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछ रखा है और बोल रखा है कि इनमें से कौन सा आपका सही होगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसे डेसिमल में बदल लीजिए और देखिए कि ये सही है नहीं है। और डेसिमल में बदलने के लिए मैं आपके लिए एक उदाहरण यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। जैसे कि अगर मुझे 3/5 को डेसिमल में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, मैं 5 को बाहर लिखूँगी, 3 को अंदर लिखूंगी। जो ऊपर लिखा हुआ संख्या होती है, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, उसे ऊपर लिखना होता है। अब यहाँ पे मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा और एक 0 मैं लगा दूंगी, तो ये यहाँ पे 0.6 बार में पूरा चला जाएगा। तो इस तरीके से आप फटाफट सभी नंबर को डेसिमल में आप चेंज कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 0.6, और ये जो आपका 5/7 दे रखा है ये आपका आ जाएगा 0.7 समथिंग। तो देखिए इसके हिसाब से यहाँ पर ये बोल रखा है कि 0.6 बड़ा है, तो आप बताइए ये बड़ा सही है? तो आप कहेंगे नहीं, तो पहला ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं अगले ऑप्शन की तरफ जाऊँ तो ये जो आपका 2/5 है इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.4, और अगर आप 8/30 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 0.26 समथिंग। तो क्या ये दोनों बराबर है क्वेश्चन के अनुसार? तो ये दोनों बराबर तो नहीं है, तो इस हिसाब से ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। तो पहले 2 स्टेटमेंट तो है नहीं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दे रखा है 1/5। 1/5 को अगर आप
कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.2 के बराबर आएगा, और 1/3 को अगर आप करेंगे तो 0.3 के आसपास आएगा। और अगर हम देखें तो 0.3 0.2 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये जो है ये सही दे रखा है। आप चाहें तो लास्ट वाला सॉल्व करके देख सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का जो सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि द क्वेश्चन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आपको यहाँ पे भागफल कब ज्ञात नहीं होगा, जब किसी संख्या को हम किससे यहाँ पे भाग करेंगे। तो देखिए, अगर आप किसी भी संख्या को 0 से यहाँ पे भाग करते हैं तो आपको यहाँ पे क्वोशिएंट यानी कि भागफल जो है ज्ञात नहीं होता। 0 के अलावा अगर आप किसी से भी इसे भाग करेंगे तो आपको कोई ना कोई क्वोशिएंट, कोई ना कोई भागफल जो है मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का जो बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो देखिए यहाँ पे एक अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है इफ़ द सम ऑफ डिजिट, यदि यहाँ पे संख्याओं के योगफल को यहाँ पे 3 का गुणज माना जाए यानी कि 3 का मल्टीपल माना जाए तो वो आपका किससे आपका डिवाइड होगा। तो देखिए, सम ऑफ डिजिट अगर आपका 3 का मल्टीपल है तो वो नंबर भी 3 की टेबल से जाएगा। अभी मैंने आपके साथ डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस किए थे और मैंने बताया था कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि सम ऑफ डिजिट आपका 3 से भाग होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल होगा तो 3 की टेबल में ही जाएगा। तो इस तरीके से आपके डिविजिबिलिटी रूल भी घुमा फिरा के आपके पेपर में पूछी जाती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक और क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको बताना है कि 2 फ्रैक्शन के आपको जोड़े दे रखे हैं। ये 4 मत समझिएगा, ये एक साइड इंग्लिश मीडियम में, एक साइड हिंदी मीडियम में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अनुसार बताना है कि इनमें से कौन से आपके समतुल्य भिन्न है, यानी कि कौन सा आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं जो बराबर हों। अब यहाँ पे दे रखा है आपको 1/4 और उसके साइड में आपको दे रखा है 2/4। अब देखिए 2/4 को अगर मैं काटती हूँ तो ये आपका 1/2 के बराबर आता है। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आप कहेंगे ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ दे रखा है 2/3 और यहाँ पे दे रखा है 1/3। ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको और नहीं काटा जा सकता है, तो ये तो बराबर है ही नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो पहला और दूसरा आंसर तो होगा नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे दे रखा है 5/3 और यहाँ पे दे रखा है 2/3, ये आपके और नहीं कट सकते और ये आपके बराबर भी नहीं है, तो ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अगर मैं लास्ट ऑप्शन में देखूँ तो यहाँ पे दे रखा है 4/3 और यहाँ पे दे रखा है 8/6, तो ये देखिए ये आपका 2 की टेबल से कट जाएंगे। 2 की टेबल से कट के यहाँ पे भी 4/3 आ गया और दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं। तो आप कई सारी चीज़ें तो इस तरीके से इक्वी शब्द किसके लिए यूज़ करते हैं? इक्वल, यानी कि सम हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जो समान तरीके से दिखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपके एग्जाम में फ्रैक्शन के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई सारे क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे प्रीवियस ईयर। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि अलग अलग आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं, जैसे कि 3/4, 4/5, 1/2, 5/6, 3/2। आपको बताना है कि इन फ्रैक्शन में से, इन भिन्न में से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। इसके लिए तो आप क्या करिए, इनको सबसे फटाफट पहले दशमलव में निकाल लीजिए। अगर हम 3/4 को करेंगे तो ये 0.75 के आसपास आएगा। इसके अलावा 4/5 को अगर आप करोगे तो ये आपका कितने के बराबर आएगा? लगभग 0.8 के बराबर। और 1/2 को करेंगे तो ये आपको पता है 0.5 के बराबर आता है। इसके अलावा 5/6 जो यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है, अगर हम इसको करेंगे तो ये 0.83 के बराबर आएगा। पॉइंट के बाद एक एक नंबर के मायने होते हैं। इसके बाद 3/2 को अगर हम करेंगे तो ये 1.5 के बराबर आएगा। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? ये जो 1.5 है वो, और सबसे छोटा कौन सा है? ये जो 1/2 आपको दे रखा है। तो आपको ऐसा जोड़ा देखना है जो कि ये दोनों साथ में मिल जाएंगे, जो कि आपको सी ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ कुछ और प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बोल रखा है हाउ मैनी 1/12 आर देयर इन 3/4, यानी कि 3/4 में कितने 1/12 हैं। तो इसमें से अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर आपका बड़ा नंबर क्या है? तो आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन में जो बड़ा नंबर है वो है 3/4, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 3/4 में कितने हैं आपकी 1/2 है। तो 3/4 को आप ऊपर लिखेंगे और 1/12 को हम नीचे लिखेंगे।
और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 3/4 को आप इस तरीके से लिखिए और फ्रैक्शन वाली चीज़ उल्टा ऊपर जाके उल्टा हो जाती है, तो इस हिसाब से यहाँ पे 12 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। तो ये दोनों आपका 4 की टेबल से कट जाएंगे और 3 3 जा क्या आ जाएगा आपका आंसर 9। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का भी कर लेते हैं। अब देखिए प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का अगर मैं ये क्वेश्चन करती हूँ तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रखा है कि आपको प्लेस वैल्यू इस नंबर में निकालना है 7 का और प्लेस वैल्यू 4 का इस नंबर में निकालना है। तो 7 का अगर मैं पहली वाली नंबर में निकालूँ तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी नंबर आपको बोला जाए उस नंबर को लिखिएगा और उसके बाद कितने डिजिट हैं, तो इसमें 1 2 3 3 डिजिट है तो 3 0 लगा दीजिए। और अगले में 4 का निकालना है तो 4 के बाद कितने डिजिट है 2, तो 4 के बाद 2 डिजिट है तो 4 के बाद 2 0 आ जाएगा। अब आपको इनका क्या निकालना है, इनका अंतर निकालना है, तो निकालिए इनका अंतर। अंतर निकालने के लिए आप इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे बचेगा 6, तो ये 6600 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि हमें सी ऑप्शन में यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है जिसमें आपको फ्रैक्शन को यहाँ पे जोड़ना है। अब इसमें आप जब फ्रैक्शन को जोड़ेंगे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे बराबर नहीं है, तो 7 और 2 का जो एलसीएम होता है वो होता है आपका 14। ये एलसीएम निकाला कैसे, तो देखिए 7 और 2 को आप इस तरीके से लिखिए, 2 जो है अपनी टेबल से जाता है, 7 जो है अपनी टेबल से जाता है, 2 7 होता है 14, तो आप 14 को यहाँ पे नीचे लिख देंगे। इसके अलावा 7 की टेबल में 14 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो 2 2 4। इसके अलावा 2 की टेबल में 14 कितने बार में आता है, तो 7 7 7 क्या हो जाएगा 49। 49 में आप अगर यहाँ पे 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 में यहाँ पे आपको 4 को जोड़ना है तो 49 50 51 52 53, तो देखिए 53/4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। बट आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता इसका आंसर, ये भी नहीं हो सकता, एक तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। आप इसे मिश्रित भिन्न में बदल के देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको सी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अब चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर उसके क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। अब देखिए मैं आप लोगों के साथ कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जैसे ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्रमागत संख्या यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर से आ जाते हैं आपके क्वेश्चन, डिवीजन। अब देखिए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन तो हम करेंगे जोड़ घटाने के, बट उसमें आपको अलग से कोई कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आते हैं, मेजरमेंट यानी कि मापन से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ तो जो त्रिभुज होता है उसे हम यहाँ पे उसके साइड के आधार पे और उसके एंगल के आधार पे हम इसे विभाजित करते हैं। अब ऐसे आपके त्रिभुज जो कि जिसके तीनों साइड जो हो वो समान हो, इसे हम समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। यानी कि जिसके तीनों भुजाएं कैसी हों, जिसकी तीनों भुजाएं आपकी इक्वल हों, बराबर हों। और यहाँ पे जो आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं ये आपके जो समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे माने जाते हैं, जिसकी 2 साइड यहाँ पे कैसे होंगी, 2 साइड आपकी इक्वल होंगी और एक साइड इक्वल नहीं होती। और जो आपका यहाँ पर स्केलेन ट्राइंगल कहलाता है ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके विषम बाहु होते हैं। विषम बाहु मतलब, विषम बाहु त्रिभुज मतलब ऐसे त्रिभुज जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। नो साइड इक्वल, नो साइड मतलब नो नहीं, नो साइड मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। और एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण क्या होता है, ऐसे आपके एंगल, ऐसे आपका ट्राइंगल जो कि आपके 90 डिग्री के कोण से कम के एंगल से आपके बने, ऐसे ट्राइंगल को हम यहाँ पे न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। अब अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो अधिक कोण जो होता है या इसमें एक एंगल आपका क्या होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा। और राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल ऐसे होते हैं जिसमें एक एंगल क्या होगा आपका समकोण, जिसमें एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। कुछ और बेसिक सूत्र आपको पता होने चाहिए कि जो ट्राइंगल होते हैं इसके तीनों भुजाओं का योग कितना होगा, वो होगा 180। इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी एक ट्राइंगल को देखोगे तो 2 साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी आपका ट्राइंगल बन सकता है। और जो आपके राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं यानी कि जो आपके यहाँ पे समकोण त्रिभुज होते हैं, इसमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगता है, जो कि कुछ इस तरीके से है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी
उसका अगर आप यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के यहाँ पे बराबर होगा। तो ये कुछ बेसिक सूत्र हैं जो आपको साइड में पता होने चाहिए। अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात करूं जो कि अगला टॉपिक है, तो देखिए क्रमागत संख्या वो होती हैं जो कि क्रम में चलती हैं, जैसे 1 2 3 4 5। इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे अभी हम देखेंगे। अब देखिए क्रमागत संख्याएं भी दो तरीके की होती है, एक क्रमागत सम संख्या और एक क्रमागत विषम संख्या। सम संख्या क्या होंगी, जैसे कि 0 2 4 6 8 क्रम में तो चल रही है पर ये सम यानी कि इवन नंबर के क्रम में चल रही हैं। और ऑड नंबर क्या होंगे, जैसे 1 3 5 7 9। और इसके क्वेश्चन अभी हम देखेंगे जो कि 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। इसके अलावा देखिए विभाज्यता के क्वेश्चन वैसे तो आपसे इजी हो जाएंगे, बट आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर किसी भी नंबर को अगर हमें भाग करना है तो वो उसके भाजक और उसके भागफल यानी कि क्वोशिएंट के को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे उसके शेषफल को जोड़ोगे तब जाके एक डिवाइड का क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होता है। जैसे कि अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण यहाँ पे लेके चल रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक डिवाइड वाला क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया है जिसमें मैं यहाँ पे 18 को किससे भाग कर रही हूँ, 4 से। तो आपको पता होगा कि 4 के टेबल में 16 जो है कितने बार में आता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 21 यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें मैंने 21 ले लिया ताकि आपको नंबर्स यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो देखिए 4 को मैं किससे 21 को मैं किससे डिवाइड कर रही हूँ, 4 से। तो आपको पता है 5 बारी में कितना आता है, 20 आता है। और एक यहाँ पे बचेगा, ये जो एक बचा हुआ है ये एक क्या है, शेषफल है। और ये जो आपका जितने बारी में भाग हुआ है ये क्या है, ये आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका भागफल है, कितने बारी में भाग हुआ है, क्वोशिएंट। और डिवाइजर यानी कि जिससे आपने भाग किया है। अब इस सूत्र को अगर हम लगाते हैं, इस सूत्र के अनुसार अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करते हो और इसमें एक यानी कि शेषफल जोड़ते हो, तो देखो बीच का नंबर यानी कि जिस नंबर को भाग कर रहे हो वो आना चाहिए। 4 5 होता है 20, 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21। अब आप कहेंगे ये तो नॉर्मल डिवाइड है, इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ इस सूत्र से क्वेश्चन आते हैं जो कि अभी मैं डिस्कस करूंगी। इसके अलावा देखिए एलसीएम एचसीएफ से बेस आपका क्वेश्चन आता है और एक आधे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इन नंबर्स का आपके सामने यहाँ पे एलसीएम निकाल के दिखाऊं तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, सबसे बेसिक तरीका एलसीएम हम निकालेंगे। सबसे पहले 2 की टेबल से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार में चला जाएगा, ये 30 बार में चला जाएगा। अब 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो 15 नहीं आता, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए और जो जो कटते जाएंगे उसको आप काटते जाइए। अब देखिए ये तीनों नंबर 2 की टेबल में नहीं जाते पर 15 आपका 3 की टेबल में जाता है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे कर दिया और ये जो 15 है अब यहाँ पे सारे 5 5 आ गए तो ये एक बारी में कट जाएगा। तो आप इन सभी नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आएगा एलसीएम। और अगर हमें इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, 2 संख्या को इस तरीके से मैं भाग में रख दूंगी तो यहाँ पे एक बारी में कितना आ जाएगा, ये आएगा 15 और यहाँ पे बचेगा 5 5 आपका शेष बचा। तो यहाँ पे फिर से आप डिवाइड का साइन लगा के इस 15 को लगाइए जो कि 3 बारी में पूरा कट जाएगा। अब आप बताइए जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी तो लास्ट टाइम मैंने किससे डिवाइड किया था, 5 से। तो 5 से अगर आप दूसरे नंबर को डिवाइड करोगे तो ये भी पूरा भाग हो जाएगा जैसे कि आपको पता है। तो आपको करना क्या है, लास्ट टाइम आपने जिससे भाग किया, जैसे ये 5 5 आया तो 5 इसका क्या आ जाएगा, 5 इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है मेजरमेंट का, मापन का, जिसके लिए आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए, मिली सेंटी डेसी। इसके अलावा ये सारी ट्रिक आपकी लीटर मीटर सेंटीमीटर ग्राम सब में लगती है। इसके बाद यहाँ पे आता है डेका हेक्टो किलो। अब क्वेश्चन करोगे तब जाके ये चीज़ क्लियर होगी। इन सभी में आपका कितने का फ़र्क होता है, इन सभी में हमारा 10-10 का फ़र्क होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। और अगर आप किसी भी वैल्यू को, अब आप कहोगे ये मेज़रमेंट यानी कि मापन का कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे यूज़ करें, अगर आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलना है, जैसे मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है, तब ये काम आता है। और जब आप इस साइड जाओगे
तब आप 10-10 से मल्टीप्लाई करोगे और इस साइड जाओगे तो 10-10 से डिवाइड करोगे। अब आप कहोगे कि ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक एग्जाम्पल हो जाता है तो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया होता है। तो एक एग्जाम्पल मैं इस जगह पे आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ, जो कि अब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी। जैसे कि अब आपने एक सूत्र यहाँ पे सबने पढ़ा होगा कि 1 मीटर जो होता है वे कितने के बराबर होता है, वे 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये सबने पढ़ा है। ये आपका बना कैसे, इसको जरा देखते हैं कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर कैसे आया। तो आप मुझे बताइए मीटर कहाँ लिखा हुआ है इस पूरी लाइन में। मीटर आप कहेंगे कि बीचों बीच ये रहा मीटर, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसको मैं यहाँ पे डार्क कर दे रही हूँ मीटर। अब आपको मीटर से कहाँ जाना है, सेंटी। सी से क्या होता है, सेंटी। सेंटी कहाँ लिखा हुआ है, इस जगह पे लिखा हुआ है। तो मीटर से सेंटी में जाते हुए आपको कितनी बार की चढ़ाई चढ़नी है, 1 और 2। यानी कि मीटर से जब आप 2 बार कूदोगे तो सेंटी में पहुंच जाओगे, और 2 बार कूद इस साइड रहे हो तो हर स्टेप में आपको 10-10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 बार आप कूदे तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 100 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर आपको ये कन्वर्जन याद है, यानी कि ये ट्रिक याद है, तो आपको किसी भी सूत्र को याद करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी सूत्र को यहीं से बना सकते हो। तो देखिए अभी मैंने आपके साथ ट्राइंगल, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, क्रमागत संख्या, साथ ही साथ डिवीजन, विभाजन, एलसीएम, एचसीएफ, मेजरमेंट, कई सारे टॉपिक एक साथ कंबाइल किए। अब इसके मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं ताकि आपके ये टॉपिक भी यहाँ पे क्लियर हो। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है कि एक 120 सेंटीमीटर की लंबी वायर है जिसको आपने बेंट करके क्या बनाया है, जिसको आपने बेंट करके मोड़ के यहाँ पे समबाहु त्रिभुज जो है बनाया है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने यहाँ पे बनाने की कोशिश की। तो आपको बताना है कि ये जो आपका समबाहु त्रिभुज आपका बनेगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी साइड की आपकी लेंथ कितनी होगी, ये बताना है। तो देखिए कभी भी आपके जिस वायर से आपका यहाँ पर कोई भी शेप बनाया जाता है, उसकी मदद से आपको यहाँ पे उसकी जो परिमाप है इसका पता चलता है, यानी कि पैरामीटर है इसका पता चलता है। तो देखिए पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 120। और ये मैंने अभी कॉन्सेप्ट में भी आपको बताया था कि किसी भी वायर को किसी भी शेप में बदलो, उसका परिमाप कभी नहीं बदलेगा। तो परिमाप आपको दे रखा है यहाँ पे 120। और देखिए यहाँ पे क्योंकि समबाहु त्रिभुज हैं और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड। तो 3 इंटू साइड आपका 120 के बराबर हो जाएगा। तो साइड कितना आएगा, 120 को आप भाग कर दीजिए 3 से। तो अगर 120 को आप 3 से भाग करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि आपको यहाँ पे बी ऑप्शन में यहाँ पे मिल रहा है। आई होप ये क्वेश्चन अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर आपसे यहाँ पे बोल रखा है कि आपको क्या निकालना है। यहाँ पे आपको औसत निकालना है, आपको फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर का। तो सबसे पहले आपको कंपोजिट नंबर जो आपके भाज्य संख्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए भाज्य संख्या वो होती है जो अपने अलावा बाकियों की टेबल से भी जाए। तो देखिए एक आपका ना कंपोजिट नंबर होता है ना प्राइम नंबर होता है, 2 आपका प्राइम नंबर होता है, 3 आपका प्राइम नंबर होता है। तो ये जो आपका कंपोजिट नंबर है इसकी शुरुआत होगी 4 से। 4 के बाद 5 भी आपका प्राइम नंबर होता है, यानी कि अभाज्य संख्या होती है। तो अगला नंबर हो जाएगा 6, उसके बाद अगला नंबर 7 जो होता है वे अभाज्य संख्या है। तो आप लेंगे 8, फिर लेंगे 9, फिर लेंगे 10। तो देखिए प्रथम 5 जो आपके कंपोजिट नंबर हैं, पहले 5 जो आपके भाज्य संख्या है वो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर इनका औसत निकालना है तो इनका औसत निकालने के लिए आप बस क्या करिए, इनके बीच में आप यहाँ पे योग का साइन लगा दीजिए और इसे 5 से भाग कर दीजिए, क्योंकि औसत हम इसी तरीके से निकालते हैं। इन सबको आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37/5। और अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 7.4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके औसत को यहाँ पे आपके नंबर सिस्टम के साथ जोड़ के क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है जिसमें आपको जो मेजरमेंट है, जो मापन है, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमसे पूछ रखा है। और इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको यहाँ पे सारे विकल्पों को एक एक बार देखना होगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है आधा और 2 और आधा दर्जन जो होगा वो 30 के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 दर्जन में कितने आपके केले होंगे, तो आप केले के हिसाब से देखेंगे तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में हो जाएंगे 24, और 24 में अगर आधा दर्जन जोड़ेंगे तो वो जो होगा 6।
तो देखिए 24 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। ये आपको सही दे रखा है तो ये आपका गलत नहीं हो सकता। इसके अलावा यहाँ पे आपको नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है, इसके अलावा जो हम लोगों को यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें बोल रखा है कि 5 लीटर और 50 मिलीलीटर जो है वो आपका यहाँ पे 550 मिलीलीटर के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको अटपटी दिखेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे एक सूत्र जो है ये पता होना चाहिए। और सूत्र क्या, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 1 लीटर से आपका अगर आपको मिलीलीटर में जाना है तो आपको 3 बार आपको जंप करना पड़ेगा। तो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सीधा सीधा 1000 के पास आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो 5 लीटर होता है ये आपका 5000 ml के बराबर होता है। और 5000 ml में अगर आप 50 ml को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 5050 ml आएगा, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 550। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी इनकरेक्ट है। बाकियों को आप चेक करके देख सकते हैं, बाकी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। इसके अलावा देखिए एक और क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है, जिसमें आपको बोल रखा है कि इस यहाँ पे मेज़रमेंट को आप देखिए और ये बताइए कि इनको देखने के बाद अगर आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो आपको बताना है कि 4th नंबर पे कौन सा पड़ेगा। तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में लगाना है तो सबसे पहले अगर आप इसे देखेंगे तो सबसे छोटा यहाँ पे मिलीमीटर है। फिर आपका यहाँ पे क्या है, ये आप क्या कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप बढ़ते हुए क्रम में लगा रहे हैं मिलीमीटर। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका सेंटीमीटर, फिर आ जाएगा आपका डेसीमीटर, और फिर आ जाएगा यहाँ पे आपका मीटर। तो देखिए इस तरीके से अगर आपने चारों को यहाँ पे अरेंज कर दिया तो चौथे नंबर पे कौन सा आ रहा है, चौथे नंबर पे आपका मीटर आ रहा है, जो कि आपको 4th ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरीके से आपको अरेंजमेंट से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है, जिसमें बोल रखा है कि 5 और 1/3 यानी कि 1/3 आपका राइट एंगल का कितना होगा। तो 5 1/3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये किसका निकालना है, राइट एंगल यानी कि समकोण का निकालना है। तो देखिए ये आपका मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न से अगर आप यहाँ पे अनुचित भिन्न में अगर आप निकालेंगे तो ये कैसे निकालेंगे, 3 नीचे लिख देंगे, 5 और 3 को आप करेंगे मल्टीप्लाई और करेंगे यहाँ पे ऊपर वाले 1 को प्लस, और यहाँ पे 5 3 होता है 15, 15 + 1 होगा 16/3। तो 16/3 यहाँ पे आ गया। 16/3 को आप यहाँ पे राइट एंगल यानी कि समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अगर आप इसे काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30, और अब आपको क्या करना है, 16 को सीधा 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 48, और 1 0 जो था आपने वो भी एक्स्ट्रा लगा दिया। तो 480 जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके अलावा देखिए अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट से ही ले रखा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 अलग अलग कॉस्ट दे रखी है, 2 अलग अलग लागत हमें यहाँ पे दे रखा है, और इसमें पूछ रखा है कि इनमें से किसकी लागत जो है वो अधिक होगी। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है एक आर्टिकल, एक कोई वस्तु है जो कि आपका एक वस्तु 350 रुपये का है, तो 25 दर्जन कितने के होंगे, यानी कि आपको निकाल के देखना है। और अगर आपका एक पैकेट जो है वो 350 का है तो यहाँ पे 250 पैकेट कितने के होंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मल्टीप्लाई भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टोटल पैकेट कितने बता रखे हैं, यहाँ पे 250 पैकेट बता रखे हैं, जबकि यहाँ पे आपको दर्जन में बता रखा है। और आपको इतना पता होगा कि एक दर्जन जो है वो कितने के बराबर होता है, वे 12 के बराबर होता है। तो यानी कि 12 को आपको सबसे पहले 25 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर आप 12 को यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, जरा हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 300 आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे दर्जन के हिसाब से तो 25 दर्जन थे, पैकेट कितने हैं 300, जबकि यहाँ पे 250 पैकेट है। आप बस सीधा सीधा देख के बताइए, दोनों की का मूल्य अगर 350 है तो पहले वाला जो आपका केस दे रखा है इसमें पैकेट कितने बने, इसमें पैकेट बने 300, जबकि दूसरे वाले केस में पैकेट कितने हैं 250। तो आंसर किसका ज़्यादा आएगा, तो पहले वाले का ज़्यादा आएगा जिसमें 300 पैकेट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ए ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आपको ये जो
नंबर है यहाँ पे आपको कितना दे रखा है 2750 आपको ml दे रखा है। अब ये बोल रखा है 2750 ml जो है ये कितने के बराबर होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर जो होगा वो आपका 1000 ml के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2750 ml जो है ये कितने के बराबर होगा, ये आपको अगर निकालना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ आंसर जो है वो ml में निकालना है। तो आप इसे यहाँ ये जो 1000 है उसे डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये जो आपके पास कितना दे रखा है ये 2750 दे रखा है, इसे आप यहाँ पे 1000 से जो है वो डिवाइड कर देंगे और 1000 से डिवाइड करने के बाद आपका कितना आंसर आ जाएगा 2.75 लीटर आ जाएगा। और 2.75 लीटर के अनुसार अगर आप देखें तो देखिए 2.75 लीटर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम 2 लीटर और 750 ml भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको अलग अलग यूनिट का दे रखा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे बोल रखा है एक शॉपकीपर जो है वो क्या करता है, वो यहाँ पे यहाँ 5.1 kg आमंड में यानी कि इतने बादाम में इतने रेजिन जो है किशमिश जो है वो मिलाता है। यहाँ पर वो 2.6 kg जो है वो काजू इसमें मिलाता है और इसे बराबर मिश्रण में मिला के ये 4 दर्जन पैकेट जो है ये तैयार करता है। तो आपको बताना है कि उन पैकेट का वेट यहाँ पे कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक चीज़ देखना है कि ये जो आपकी किशमिश है ये आपके ग्राम में दे रखी है, जबकि जो आपके बादाम है और काजू है वो आपको किलोग्राम में दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम ये जो केजी आपको ग्राम में दे रखा है इसे आप किलोग्राम में बदलेंगे और सबको आप जोड़ के देख लेंगे कि टोटल वेट जो है यहाँ पे कितना तैयार हो रहा है। तो देखिए अगर हम सबको जोड़ दें तो आपको सबसे पहले पता है कि सबसे पहले वो बादाम मिला आ रहा है कितना, यहाँ पे 5.1 kg। इसके अलावा यहाँ पे वो किशमिश कितना मिला रहा था, यहाँ पे 1900 ग्राम को हम 9.1 kg भी लिख सकते हैं। और ये यहाँ पे जो आपके काजू मिला रहा है वो कितना मिला रहा है 2.6 ग्राम मिला रहा है। इन सबको अगर आप जोड़ देंगे तो ये केजी में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9.6 kg यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर इस तरीके के कितने पैकेट वो बना रहा है, यहाँ पे वो आपका 4 दर्जन पैकेट वो बना रहा है। और एक दर्जन में अगर आप देखें तो एक दर्जन में कितने पैकेट होते हैं, एक दर्जन में आपके पैकेट होते हैं यहाँ पे 12। तो यहाँ पे टोटल कितने दर्जन बना रहा है, यहाँ पे 4 दर्जन पैकेट वो बना रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके के 48 पैकेट बना रहा है, 48 पैकेट बना रहा है। और साथ ही साथ अगर हम वेट में यहाँ पे देखें तो देखिए आंसर किस में निकालना है, आपको ग्राम में निकालना है। और जो आपका बादाम का और काजू का किशमिश का तीनों का वेट कितना आया था 9.6 kg। अगर आप 9.6 kg को अगर आप ग्राम में लिखेंगे तो यहाँ पे 9600 ग्राम यहाँ पे आ जाएगा। और 9600 ग्राम जो है टोटल कुल वेट है। और ऐसे कितने पैकेट बना रहा है ये पूछ रहे हैं। तो अगर कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए कि कितने पैकेट ऐसे बन रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो आपका टोटल पैकेट आपके बनाए जाएं इससे आप इसे भाग कर लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका पैकेट बनेंगे ये कितने वजन के होंगे, ये 200 ग्राम के होंगे। आपने इन्हें भाग करके यहाँ पे निकाला। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बादाम का, इसके अलावा किशमिश काजू का आपका वजन दे रखा था। सबसे पहले बराबर यूनिट करके हमने कुल वजन जो है वो निकाल लिया। इसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे कितने पैकेट बनाए जा रहे हैं, 4 दर्जन पैकेट बनाए जा रहे हैं। तो देखिए एक दर्जन में 12 पैकेट बनते हैं तो 4 दर्जन में कितने बनेंगे, यहाँ पे 48 पैकेट बनेंगे। हम सीधा सीधा इन दोनों को भाग कर लेते, पर दिक्कत क्या था, आंसर आपको ग्राम में चाहिए। तो आपने क्या किया, इसको आपने ग्राम में बदला, यानी कि 9600 ग्राम यहाँ पे आ गया। फिर 9600 ग्राम को इससे आपने भाग किया तो आपका आंसर कितना आ गया 200 ग्राम। तो एक पैकेट का जो वेट होगा वो कितना होगा 200 ग्राम होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन हम लोगों को पूछ रखा है, इस क्वेश्चन में ये है कि आपके 3 ब्रांड के पेन हैं ABC और ये 3 अलग अलग पैकेट में अवेलेबल होते हैं। और एक आपके पैकेट में यहाँ पे 6, एक में आपके 5 और एक में 12 पेन होते हैं। और यहाँ पे शॉपकीपर चाहता है कि यहाँ पे वो इक्वल नंबर ऑफ पेन जो है अलग अलग ब्रांड के बेचे। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हर पैकेट से कितने कितने आपके जो पेन हैं वो बेचने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर कभी भी किसी में इक्वल ऐसे करना होता है तो आपको इनका क्या निकालना है, आपको इनका यहाँ पे एलसीएम निकालना है। और इनका एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 60। तो बस ये जो 60 नंबर आया, 60 से आप सबको भाग करते जाइए। 60 को अगर आप 5 से भाग करेंगे तो पहले वाले पैकेट से उसे कितने पेन बेचने हैं, 12 पेन बेचने हैं।
दूसरे वाले पैकेट से कितने पेन बेचने हैं, दूसरे वाले पैकेट से 10 पेन बेचने हैं, यानी कि उसको यहाँ पे जो होगा यहाँ पे बराबर का प्रॉफिट तब होगा। और तीसरे वाले पैकेट से उसको कितने पेन बेचने होंगे, यहाँ पे उसे 5 पेन बेचने होंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12, 10 और 5, जो कि आपको पहले ऑप्शन में यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है, इस प्रश्न में हमें बोल रखा है कि एक टैंक है जो कि 200 लीटर की कैपेसिटी ये रखता है, यानी कि इतनी धारिता ये रखता है, और जिसका इतना भाग जो है इससे पानी से भरा हुआ है। तो कितना खाली है वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 200 जो आपका लीटर है वो इतना भरा हुआ है, तो यहाँ पे 200 का 3/4 अगर आप निकालेंगे तो आपको इतना पता चलेगा कि यहाँ पे 150 ml 150 लीटर जो है पानी उसमें पहले से है। तो कितना पानी नहीं है, तो देखिए 200 लीटर का की वो पूरी धारिता रखता है, और 150 जो लीटर है वो अगर भरा हुआ है तो कितना खाली है, तो आप कहेंगे 50 लीटर खाली है, ये निकाल लीजिए। और अब इस 50 लीटर को भरने के लिए आप एक छोटे से बकेट की सहायता लेते हैं, और इस बकेट की धारिता कितनी है, इस बकेट की कैपेसिटी कितनी है, 5000 ml। तो आपको अगर इसे सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, इन दोनों को भाग करना है, क्योंकि ऐसे कभी भी क्वेश्चन जिसमें हाउ मैनी करके पूछा जाए कि कितना और भरा जाएगा, कितने बाल्टी लगेंगी, कितने टाइल लगेंगे, और भाग करने से पहले क्या करना है, ये आपको 50 लीटर दे रखा। 50 लीटर को अगर आप ml में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके ये आया, और इसको आप यहाँ पे 5000 से भाग करेंगे, क्योंकि 5000 जो है वो धारिता है वो छोटे से बकेट की। तो ये 3 0 से 3 0 कटा, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 10। तो आपको 10 बार उस मग्गे से पानी भरना होगा ताकि वो आपका भर जाए। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है कि आपको निकालना क्या है, आपको सम निकालना है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल आपका जो होता है उसको आप एलसीएम बोलते हो, और बिगेस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो एचसीएफ होता है। तो इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, और एलसीएम और एचसीएफ निकाल के आपको क्या करना है, इनका सम कर देना है। तो देखिए एलसीएम एचसीएफ निकालना मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। अब एलसीएम जो है वो आपका इन सभी नंबर का आएगा यहाँ पे 2520, और एचसीएफ जब आप निकालेंगे वो डिवाइड वाले तरीके से, तो आपका एचसीएफ यहाँ पे आ जाएगा 12। और अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो बस आप इन्हें जोड़िए और यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका 2532 जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एलसीएम एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, फिर हम उसके क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कुछ 2D शेप्स यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, जैसे कि स्क्वायर हो गया, वर्ग, इसके अलावा रेक्टेंगल, और साथ ही साथ सर्कल से रिलेटेड, ताकि आप लोगों के इस टॉपिक से जो फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कुछ 2D शेप डिस्कस करूँगी, जिससे आपको फॉर्मूले याद करने हैं जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब देखिए अगर मैं स्क्वायर यानी कि वर्ग की बात करूँ, तो देखिए वर्ग के आपके परिमाप और साथ ही साथ क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, यानी कि इसके हम एरिया की बात करें, तो इसका एरिया अगर आपको निकालना होगा तो इसकी जो भुजाएं होंगी, इसके जो साइड होगा, आप उसका स्क्वायर कर दीजिएगा ये। इसके अलावा अगर आप इसके परिमाप को यहाँ पे निकालना चाहें, यानी कि इसके पैरामीटर को अगर आप निकालना चाह रहे हैं, तो इसके परिमाप को निकालने के लिए आपको क्या करना है, 4 इंटू साइड यहाँ पे कर देना है। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगर यही चीज़ आपको रेक्टेंगल में यानी कि आयत में यहाँ पे निकालना है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे L इंटू बी कर देंगे, लेंथ और ब्रेथ क्योंकि बराबर नहीं होती। इसके अलावा अगर हम इसके पैरामीटर को निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा। अगर मैं सर्कल की बात करूँ, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि एक वायर है जिसको स्क्वायर से सर्कल में चेंज किया, तो देखिए अगर एक सेम वायर को, ये चीज़ कहीं पे लिख लीजिएगा, अगर एक सेम वायर को हम चेंज कर रहे हैं तो इसका क्या परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इसमें क्या परिवर्तन नहीं होगा, इसके पैरामीटर में कभी परिवर्तन नहीं आता।
अगर आप एक वायर से आप सर्कल बनाएं, स्क्वायर बनाएं, रेक्टेंगल बनाएं, कुछ भी बनाएं, इसके परिमाप में परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन कहाँ आता है? इसके क्षेत्रफल में, यानी कि इसके एरिया में। अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो सर्कल का एरिया निकलता है पाई आर स्क्वायर से। पाई की वैल्यू जो होती है क्वेश्चन में दी होगी यहाँ पे 22/7, और इसका जो आप पैरामीटर यानी कि सरकमफ्रेंस जिसको बोलते हैं वो निकालोगे तो वो आएगा 2πr। एक तो ये सूत्र से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है, साथ ही साथ डेटा हैंडलिंग से भी क्वेश्चन आता है। अब डेटा हैंडलिंग में आपको मीन, मोड, मीडियन निकालने को बोलेंगे। मीन अगर कभी भी निकालने को बोलें तो जितने भी आपको नंबर दे रखे हैं, यानी कि जितने भी आपको डेटा दे रखा है, आप उन सब का सम कर देंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने भी डेटा है। अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको रेंज भी निकालने को बोलेंगे। रेंज निकालने को बोलेंगे तो सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को बस माइनस कर दीजिएगा। बहुत सारे नंबर आपको दे रखे होंगे जैसे 90, 80, 70, तो सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर को माइनस कर दीजिएगा, रेंज आ जाएगा। मोड निकालने के लिए सबसे पहले, मोड या मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको नंबर को बढ़ते क्रम में लगाना है। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद, ये बहुत जरूरी है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद जो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर है, यानी कि ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया है, वो क्या होगा? मोड होगा। और मीडियन की अगर मैं बात करूं तो देखिए सभी नंबर को आपने बढ़ते हुए क्रम में लगाया और ये देखा कि नंबर कितने हैं। अगर नंबर आपके ऑड होंगे तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होगा n+1/2, और नंबर अगर आपके इवन होंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होगा n/2 प्लस n/2 + 1/2। तो ये कुछ सूत्र आपको यहाँ पे याद होने चाहिए जिससे हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इन टॉपिक के क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ ताकि आपका ये टॉपिक भी यहाँ पे क्लियर हो। अब चलिए हम लोग कुछ और प्रश्नों को यहाँ पे कवर करते हैं। इसके अंदर ये बोल रखा है कि एक स्टील के वायर है जिससे आप क्या कर रहे हो, एक वर्ग यानी कि एक स्क्वायर आप बना रहे हो जिसका एरिया कितना है, ये आपका 484 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अब उसके बाद इस सेम वायर को आपने बेंड करके यहाँ पे सर्कल बनाया, तो आपको बताना है कि इसका रेडियस क्या होगा। तो अभी मैंने आपके साथ जब कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तो एक पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि अगर किसी भी वायर को हम एक शेप से दूसरी शेप में बदलते हैं तो कभी भी उसका परिमाप यहाँ पे बदलता नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे याद रखना है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल जो है वो दे रखा है। तो देखिए वर्ग के क्षेत्रफल से आप इसकी जो भुजा है वो निकाल सकते हो, साइड है निकाल सकते हो। एरिया जो है वो कितना दे रखा है, 484 दे रखा है। और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर जो होगा वो 484 के बराबर हो जाएगा। तो आपको अगर साइड निकालना है तो आप इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट यहाँ पे निकाल लोगे। तो ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, ये होगा आपका 22। तो यहाँ पर जो साइड आ गई यहाँ पे स्क्वायर की वो कितनी आ गई, यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको बताया कि एक वायर को अगर हम एक शेप से दूसरी शेप में बदलते हैं तो कभी भी उसका परिमाप जो है नहीं बदलता। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर हम सर्कल के सरकमफ्रेंस की बात करें, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होगा ये भी हम कितना ले सकते हैं, ये भी हम यहाँ पे जो आपका स्क्वायर का पैरामीटर है उसके बराबर ले सकते हैं। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर मैं इसको कर दूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक वायर को हम दूसरे शेप में बदलते हैं तो उसका कभी भी आपका जो परिमाप है वो नहीं बदलता। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, और यहाँ पे जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होगा वो होगा 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 22 हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये पाई की वैल्यू आपको 22/7 दे रखी है, आर को आप आर रहने दीजिए, इसके अलावा 4 इंटू 22, तो देखिए 22 से 22 यहाँ पे कट जाएगा। और यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, आप 4 को यहाँ पे पहले से रहने देंगे, 7 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से कट जाएगा और 2 7 से क्या होगा, 14 होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा कथन आपको यहाँ पे सही दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, हर स्क्वायर आपके रेक्टेंगल हो सकते हैं, यानी कि सभी वर्ग जो है वो आयत हैं, या फिर हर पैरेललोग्राम आपका यहाँ पे स्क्वायर है। तो देखिए पैरेललोग्राम अलग अलग तरीके के होते हैं, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सारे पैरेललोग्राम है, तो सभी आपके स्क्वायर तो नहीं हो सकते, तो ये तो गलत है।
अब अगला है कि ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, यानी कि सभी आयत वर्ग हैं, तो ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की तो 2 साइड इक्वल होती है, जबकि स्क्वायर की तो चारों साइड इक्वल होती है, तो ये नहीं हो सकता। ऑल रोम्बस आर स्क्वायर, तो देखिए हर रोम्बस आपके स्क्वायर हैं, ये जरूरी नहीं है, कुछ रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर जो आपको पहला स्टेटमेंट दे रखा है वो सही है कि ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि आप लोगों को सॉल्व करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल्का सा मैं जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको पूरा ये दिखिए। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आपको यहाँ पे 30 स्टूडेंट के जो मैथमेटिक्स टेस्ट हैं इसके मार्क्स आपको बताए गए हैं। अब आपको क्या बताना है कि आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स टू दैट who obtain more than 20 मार्क्स। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि 20 से ज़्यादा अंक कितने बच्चों को मिले। ठीक है जी, उन सब का आपको क्या करना है, उन सबको अलग कर देना है, उसको उनको गिनना है कि 20 से ज़्यादा अंक वाले कितने बच्चे हैं और 20 से कम अंक वाले कितने बच्चे हैं, और ऐसे आप गिन के अलग अलग कर लोगे। तो जैसे 20 से कम वाले जैसे आपको मिलेंगे 20 या 16, जैसा ऐसे कुछ भी नंबर मिल जाएगा। तो आपको देखना है कि 20 से कम वाले कितने बच्चे हैं, 20 से ज़्यादा वाले कितने बच्चे हैं, और उनका क्या करना है, 20 से ज़्यादा वाले में आप 20 को भी रख सकते हो, 20 या 20 से ज़्यादा वाले। तो देखिए ज़्यादा वालों में आप 20 को रख सकते हो, कम वालों में आपको 19 या 19 से कम रखने हैं। ऐसे में आपको बताना है इनका अंतर कि ऐसे बच्चे कितने होंगे, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको 20 या 20 से ज़्यादा वाले बच्चों को गिनना है, 20 से कम वाले बच्चों को गिनना है, और इनका आपस में अंतर निकाल के आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप 3 करके मेंशन करके बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, जो कि हम साथ में यहाँ पे हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल, जो कि साइड कितनी है, जिसकी यहाँ पे 45 सेंटीमीटर है, ये कितनी आपकी रिक्वायर्ड होंगी, जो कि आपके फ्लोर में इस तरीके से लगानी है। और फ्लोर का जो लेंथ है आपको मीटर में, और इसका जो विड्थ है वो भी आपको मीटर में दे रखा है। सबसे पहले तो आपको यूनिट जो है क्वेश्चंस के बराबर करनी होती है। तो अगर आप इसे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 675 सेंटीमीटर आएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 450 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये काम कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप इनके एरिया को डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी आपके ऐसे टाइल लगेंगी। तो आप एरिया, यानी कि आप फील्ड के या फ्लोर के एरिया की बात करें तो ये आ जाएगा, आप किस तरीके से निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ करके, तो इस तरीके से। और इसको आप किसके एरिया से डिवाइड करना है, यहाँ पे आपके स्क्वायर के एरिया से। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, और ये कटेगा आपका यहाँ 150 बारी में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स कितने प्रयोग होंगी, ऐसे 150 टाइल जो हैं ये यूज़ होंगी। इसके अलावा देखिए एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बोल रखा है कि जो पैरामीटर है आपका रेक्टेंगल का और जो आपका स्क्वायर का, दोनों का बराबर है, यानी कि दोनों एक ही तरीके की तार से बनी हो सकती है। अगर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आपकी 48 सेंटीमीटर है और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आपकी 4 कम है, वो भी आपके साइड ऑफ स्क्वायर से, यानी कि जो आपकी यहाँ पे आयत की चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर कम है वर्ग की भुजा से, तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ये ज्ञात करना है। तो देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई है, बट ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, आपको सबसे पहले आप कहेंगे कि यहाँ पे हमें परिमाप दे रखा है, वो भी 48 सेंटीमीटर। तो आपको परिमाप किसका दे रखा है, स्क्वायर का। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड जो दे रखा है वो 48 के बराबर है, तो साइड कितने के बराबर आ जाएगी, साइड आ जाएगी आपकी सीधा यहाँ पे 12। तो देखिए साइड अगर आपको पता चल गई, और इसके अलावा यहाँ पे क्या बोल रखा था कि जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो 4 कम है साइड से। तो 12 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, यानी कि ब्रेथ भी हमें पता चल गई। साइड कितनी है, साइड है आपकी 12, ब्रेथ है आपकी 8, और साथ में इस क्वेश्चन में एक लाइन ये बोल रखी है कि दोनों का परिमाप जो है वो बराबर है। और दोनों के परिमाप का क्या क्या सूत्र होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो एक का होता है आपका यहाँ पे 4 इंटू साइड, और दूसरे का यहाँ पे होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा सकती हूँ, 4 इंटू साइड अभी मैंने निकाला था 12,
इसके बाद लेंथ आपको निकालना है। ब्रेथ आपने कितना निकाला, ब्रेथ अभी आपने निकाला था 8। तो देखिए यहाँ पर आप इसे काट देंगे तो ये आपका 2 बार में कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 24, और 24 में से अगर आप यहाँ पे क्या करें, इस 8 को माइनस करें तो लेंथ आपकी आ जाएगी, ये कितने आ जाएगी 16। तो लेंथ आपके 16 आ गई। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो आपको यहाँ एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L/B। लेंथ अभी कितना निकाला हमने 16, ब्रेथ पहले ही निकाल लिया था 8। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 128 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक और क्वेश्चन दे रखा है जो कि आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक 90 सेंटीमीटर वायर है जिसको बेंड करके रेक्टेंगल बना रखा है। तो ये क्या है, कभी भी जिस वायर से आपकी कोई भी आकृति बनाई जाए वो उसका परिमाप यानी कि पैरामीटर होती है। तो देखिए यहाँ पे आपको चौड़ाई जो है वो दे रखी है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। चौड़ाई अगर आपको पता है तो लंबाई यानी कि लेंथ आप निकाल लीजिए पहले परिमाप की मदद से, और उसके बाद उसका एरिया निकालना। तो इसमें आप लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करके इसका आंसर दे सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।